हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको द्वितीयक वृद्धि के विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ। द्वितीयक वृद्धि का क्या आशय है? बच्चों, पादपों में वृद्धि दो तरह की होती है। पहली वृद्धि के द्वारा पादप लंबाई में वृद्धि करता है, उस वृद्धि को हम प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। और उसके पश्चात जो वृद्धि होती है वो मोटाई में होती है, जिसे हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से बताया गया है, पादप की लंबाई में शीर्षस्थ विभजोतक या शीर्षस्थ मेरिस्टेम जो कि आपको पढ़ाया था मैंने, उसके द्वारा जो वृद्धि होती है उसे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं और ये लंबाई में होती है। और पार्श्व विभजोतक या लेटरल मेरिस्टेम के कारण पादप की मोटाई में होने वाली वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। अर्थात यहाँ पर हम द्वितीयक वृद्धि में पढ़ने जा रहे हैं कि पादप की मोटाई में वृद्धि कैसे होती है। द्वितीयक वृद्धि टेरिडोफाइट तथा एकबीजपत्री पादपों में नहीं पाई जाती है। उसका कारण यह है कि जो कैम्बियम नाम का पार्श्व विभजोतक ऊतक होता है, पार्श्व मेरिस्टेम ऊतक होता है, वो केवल द्विबीजपत्री पौधों में ही पाया जाता है। आप जानते हैं कि जो आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं दो तरह के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री पौधों में अधिकतर घास और अनाज सम्मिलित है और उसके अतिरिक्त जितने भी एंजियोस्पर्म है वो द्विबीजपत्री होते हैं। द्विबीजपत्री में भ्रूण में दो बीज पत्री होते हैं, दो बीज पत्र होते हैं, और एक बीज पत्री पौधों में भ्रूण में एक बीज पत्र होता है। तो एक बीज पत्री पौधों में कैम्बियम नहीं पाया जाता। कैम्बियम या ऐधा भी उसको कहते हैं। वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक प्रकार का विभिजोतक ऊतक होता है, वो उनमें नहीं पाया जाता है। तो कैम्बियम के ना होने के कारण एक बीज पत्री पादपों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। इसीलिए आपने कभी भी किसी अनाज या घास को मोटाई में वृद्धि करते हुए नहीं देखा होगा। आपने कभी भी जो है न तो मक्का को जो है मोटाई में वृद्धि करते देखा होगा, और न अनाज को या किसी घास को आपने मोटाई में वृद्धि करते देखा होगा, क्योंकि ये जो है कैम्बियम रहित होते हैं और एक बीज पत्री होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने जाना कि द्वितीयक वृद्धि है क्या। अब हम देखते हैं कि द्वितीयक वृद्धि के प्रकार क्या होते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप जो ये डायग्राम देख रहे हैं जिसमें आप 3 सर्किल बने हुए देख रहे हैं, इसमें जो ब्लू कलर का सर्किल है वो डिनोट कर रहा है स्टील को। स्टील किसे कहते हैं बच्चों? जो कॉर्टेक्स के अंदर का पेरिसाइकिल को छोड़ के जो भाग होता है, बलकुट के अंदर का जो हिस्सा होता है जिसमें कि जाइलम फ्लोएम और पिथ पाया जाता है, उसको हम स्टील कहते हैं इंग्लिश की भाषा में। और हिंदी में इसे परिरंभ भी कहते हैं, हिंदी में इसे रंभ कहते हैं। और ये जो स्टील वाला क्षेत्र होता है, इसमें मुख्यतः जो वृद्धि होती है वो द्वितीयक वृद्धि सबसे अधिक जो होती है वो इस स्टील वाले क्षेत्र में ही होती है। यह जाइलम फ्लोएम के दोबारा कैम्बियम के द्वारा बनने से होती है। और इस तरह से यहाँ पर इस स्टील वाले क्षेत्र में द्वितीयक ऊतक बढ़ता चला जाता है। द्वितीयक ऊतक दो प्रकार का होता है। कैम्बियम के द्वारा वृद्धि होने से अंदर की तरफ जो है जाइलम बनता चला जाता है नया वाला, और बाहर की तरफ जो है फ्लोएम बनता चला जाता है। तो ये तो हुई वो वृद्धि जो कि स्टील के द्वारा होती है या स्टील के अंदर होती है। द्वितीयक द्वितीयक वृद्धि का जो दूसरा प्रकार है वह इस येलो कलर वाले भाग में होता है, जो कि कॉर्टेक्स से लगा हुआ भाग है। सॉरी, इस रेड कलर वाले भाग में होता है जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। इस कॉर्टेक्स के अंदर भी एक तरह की वृद्धि होती है जो कि बलकुट क्षेत्र की वृद्धि कहलाती है, और इसमें जो है वृक्ष की छाल भी बनती है, और एपिडर्मिस इस वृद्धि की वजह से रप्चर या फट जाती है। एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा जो है इस बलकुट के अंदर होने वाली इस तरह की द्वितीयक वृद्धि के कारण फट जाती है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपने मोटे तौर पे देख लिया कि द्वितीयक वृद्धि पौधे के दो क्षेत्र में होती है। एक तो स्टील वाले क्षेत्र में होती है, ये जो ब्लू कलर का क्षेत्र है, और दूसरा इस रेड कलर वाले क्षेत्र में होती है जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि तने में द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है। बच्चों, जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो पत्ती में नहीं होती है, वो तने और जड़ में होती है। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि तने में द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है। बच्चों, इस यहाँ पर आप ये डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में सबसे पहले जो डायग्राम बना है ये आपको संबंध मंडलों का डायग्राम दिखा रहा है, जिसमें कि ये जो है जाइलम जो है अंदर की तरफ है रेड कलर के, और फ्लोएम जो है बाहर, जो ये जाली जाली जैसे बनी हुई है, ये फ्लोएम को दिखाता है। और उसके बीच में हरी रंग की जो पट्टी है ये कैम्बियम की पट्टी है।
ये जो कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है इसे हम कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अभी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम तो पहले से ही जाइलम फ्लोएम के बीच में पाया जाता है, क्योंकि ये खुले प्रकार के संबंध बंडल होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि खुले प्रकार के संबंध बंडल द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं, और कैम्बियम की पट्टी इसकी विशेषता होती है कि कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है। तो ये फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो है पहले से कैम्बियम पाया जाता है, इसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। अब जैसे ही जो है पौधे की प्राथमिक वृद्धि समाप्त हो जाती है, तो उसकी द्वितीयक वृद्धि प्रारंभ होने से पहले जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो ये पिंक कलर का टिश्यू है, जिसे हम जो है मज्जा रश्मि भी कहते हैं, इसकी कोशिकाएं, या आप मेरा एरो देख रहे हैं, इसकी कोशिकाएं जो है मेरिस्टेमेटिक या विविजूतिक की हो जाती हैं, और यहाँ पर भी कैम्बियम की पट्टी बन जाती है। इस प्रकार के कैम्बियम को, जो कि जाइलम फ्लोएम के बीच में विकसित होता है, इसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। तो इस तरह से अब ये यहाँ पर जो है कैम्बियम का एक पूरा छल्ला बन जाता है, जो आप ये दूसरे डायग्राम में देख रहे हैं। ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का आपस में मिल जाने से कैम्बियम का पूरा एक छल्ला, एक वलय, एक कैम्बियम की रिंग बन जाती है। अब ये आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, ये आपका नामांकन कर रखा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और ये अंदर वाला इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। इस तरह से कैम्बियम के छल्ले का निर्माण हो गया है। अब कैम्बियम का छल्ला जो है अब द्वितीयक वृद्धि करना प्रारंभ करता है। इसमें क्या होता है कि ये कैम्बियम का छल्ला अंदर की तरफ तो द्वितीयक जाइलम का निर्माण करता है, अंदर की तरफ ये कैम्बियम का छल्ला द्वितीयक जाइलम का निर्माण करता है, और बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करता है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अंदर की तरफ जो द्वितीयक जाइलम बनता है, वो द्वितीयक फ्लोएम जो कि बाहर बनता है उसकी अपेक्षा 10 गुना अधिक होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर, सॉरी, इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कैम्बियम का छल्ला मोटा होता चला जा रहा है। ये जो गुलाबी रंग का छल्ला आप देख रहे हैं, ये मोटा होता चला जा रहा है, और इस तरह से बाद में फिर जो है ये और मोटा होता चला जा रहा है। और जो पुराने वाले जो प्राइमरी फ्लोएम और जाइलम थे, वो क्रमशः दबते चले जाते हैं। फ्लोएम तो बाहर की ओर दबता चला जाता है, और जो जाइलम था वो अंदर की ओर दबता चला जाता है, और कैम्बियम का छल्ला मोटा होता चला जाता है। ये आप जो है देखो, पहले ये पिंक कलर का था, और ये फिर रेड कलर का, ये आपको कैम्बियम का छल्ला मोटा होता दिखाई दे रहा है, और इस तरह से तने की मोटाई में वृद्धि होती चली जाती है। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि किस तरह से कैम्बियम का छल्ला बनता है, और फिर वो आपस में, वो कैम्बियम का छल्ला जो है अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम को बनाता है, और बाहर द्वितीयक फ्लोएम को बनाता चला जाता है। इस प्रकार से जो ये द्वितीयक ऊतक हैं, ये तने की मोटाई को बढ़ाते चले जाते हैं। अभी मैं बता रहा था आपको कि जो फ्लोएम अंदर की तरफ बनता है, वो बाहर में जो फ्लोएम बाहर की तरफ बनता है, वो अंदर की ओर बनने वाले जाइलम की अपेक्षा कम होता है। यहाँ पे लिखा है कि द्वितीयक जाइलम द्वितीयक फ्लोएम की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक होता है। तो इससे पता लगता है कि जाइलम की मात्रा हमेशा द्वितीयक वृद्धि में अधिक होती है, फ्लोएम की मात्रा उससे 1/10 होती है, यानी 10 गुना कम होती है। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जड़ में क्या होता है। जिस तरह से तने में द्वितीयक वृद्धि होती है, उसी तरह से जड़ में भी द्वितीयक वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ पर जो है फर्क आता है जड़ के अंदर पाए जाने वाले समन ऊतकों के संगठन के कारण। आप जानते हैं कि जड़ के अंदर जो समन ऊतक पाए जाते हैं, वे अरीय प्रकार के होते हैं, या रेडियल प्रकार के समन बंडल होते हैं, जिनमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं पर स्थित होते हैं। या आपको आसमानी रंग का आपको ये फ्लोएम दिखाई दे रहा है। 4 बंडल आपको ये फ्लोएम के दिखाई दे रहे हैं, और ये आपको ये पर्पल कलर का आपको ये जाइलम की वाहिकाएं दिखाई दे रही है। तो इसमें द्वितीयक वृद्धि से पहले क्या होता है कि यहाँ पर ये जो फ्लोएम है, फ्लोएम के अंदर की तरफ की कोशिकाएं विभज्योतक हो जाती हैं, और कैम्बियम की रिंग बनाना शुरू करती हैं। ये आप येलो कलर की रिंग जो देख रहे हैं, येलो कलर का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये कैम्बियम के बनने की शुरुआत है। इस वाले फ्लोएम में भी आप देख रहे हैं, अंदर की तरफ ये कैम्बियम की रिंग बन रही है, इसमें भी बन रही है, इसमें भी बन रही है, और इसमें भी बन रही है। और इसी तरह से ये जो जाइलम होता है, जाइलम के बाहर की ओर भी कैम्बियम की रचना बननी प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये जाइलम के बाहर और ये कैम्बियम बनना लग गया, इधर भी ये कैम्बियम बनने लग गया, ब्लैक कलर का, ये भी कैम्बियम बनने लग गया, और ये भी कैम्बियम यहाँ पर बनने लग गया है। और इस तरह से एक वेवी टाइप की, यानी तरंगदार कैम्बियम की यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाती है। तो आपने जो तने में देखा, तने में तो एक पूरा पूरा राउंड छल्ला बन गया था कैम्बियम का। यहाँ पर ये वेवी स्ट्रक्चर, यानी तरंगदार एक रचना कैम्बियम की बनती है। तो यहाँ पर जड़ जो है तने से कुछ भिन्न प्रकार की सेकेंडरी ग्रोथ दिखाती है। भिन्न प्रकार की यह है कि यहाँ पर जो कैम्बियम की रिंग बनती है शुरुआती दौर में,
तरंगदार होती है, वेवी स्ट्रक्चर होता है इसका। उसका कारण एक ही है कि इसके अंदर जो अरीय प्रकार के संवहन मंडल पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे कि ये जो कैम्बियम की जो लेयर आप देख रहे हैं, ये कैम्बियम की लेयर फिर बिल्कुल तने के अंदर की जो कैम्बियम रिंग होती है उसी की तरह है, अंदर की तरफ जो है सेकेंडरी जाइलम बनाती है और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनाती चली जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये येलो कलर का तो सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, और ये बाहर की तरफ गुलाबी कलर का सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है। अंदर की तरफ जाइलम और बाहर सेकेंडरी फ्लोएम ये बनता चला जा रहा है, और ये रिंग जो है बाद में पूरी तरह गोल होती चली जाती है, और इसका जो प्राथमिक ऊतक है वो अंदर की ओर दबता चला जाता है, धंसता चला जाता है, और बाहर की ओर जो है द्वितीयक ऊतक जो है बढ़ता चला जाता है, और इस तरह से जड़ की मोटाई भी बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ अभी कि द्विबीजपत्री मूल में फ्लोएम के नीचे स्थित संयोजी ऊतक की कोशिकाएं बीजोतक हो जाती हैं और कैम्बियम बना लेती हैं। इसी तरह जाइलम के ऊपर की जो कोशिकाएं हैं, परिरंभ की या पेरिसाइकिल की कोशिकाएं भी, वे भी जो है कैम्बियम की स्ट्रिप बना लेती हैं। तो ये फ्लोएम के ऊपर की कोशिकाएं और जाइलम के नीचे की कोशिकाएं बीजोतक कैम्बियम का निर्माण करती हैं, और शुरू में ये लहरदार या तरंगदार रचना लिए हुए होता है। बाकी प्रोसेस तने की तरह ही होती है, और इस तरह से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की वृद्धि होने से ये तना यह जड़ अपनी मोटाई में वृद्धि करती चली जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने जो है देखा कि किस तरह से स्टील क्षेत्र के अंदर जो द्वितीयक वृद्धि होती है उसके द्वारा कैसे तने में और जड़ में मोटाई में वृद्धि होती है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि दूसरी भी जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो कॉर्टेक्स क्षेत्र में होती है या बलकुट क्षेत्र में होती है। तो बलकुट क्षेत्र में जो अतिरिक्त द्वितीयक वृद्धि होती है, हालांकि ये बहुत अधिक मात्रा में नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसका महत्व होता है पेड़ की छाल बनाने में। तो इसके द्वारा जो बलकुट क्षेत्र में जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो होती है एक विभज्योतक ऊतक के कारण, उसको हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम या कॉर्क एधा। ये बाहर की ओर तो कॉर्क सेल्स को बनाती है और अंदर काग या फेलम का निर्माण करती है। वास्तव में ये ऊतक तीन तरह के होते हैं। बाहर होता है कॉर्क, बीच में होता है फेलोजन, और उसके नीचे जो ऊतक होता है वो होता है फेलोडर्म। और ये तीनों लेयर कहलाती है पेरिडर्म या परिचर्म। यहाँ पर आप चित्र देखिए, चित्र में आप देखिए यहाँ पर कॉर्क की कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं सबसे ऊपर, या फेलेम इसको कहते हैं। दूसरा जो है कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन, और तीसरा ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म। तो यहाँ पर जो ये कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स की जो लेयर है ये बनती है फेलोजन के द्वारा। मध्य में फेलोजन का ऊतक है, ये आपको जिसमें डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लू ब्लैक कलर के, ये फेलोजन ऊतक ही बाहर की ओर कॉर्क को बनाता है और अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स को बनाता है। और ये सारी घटनाएं बलकुट क्षेत्र में होती हैं, और इस तरह से इन ऊतकों के बनने से बाहर जो बाह्य त्वचा की कोशिकाएं होती हैं उनमें प्रेशर पड़ता है, वो फट जाती हैं। उनके फटने से यहाँ पर छेद हो जाते हैं, और इन छिद्रों को हम वात रंध्र के नाम से जानते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो कॉर्की की कोशिकाएं होती हैं, ये कॉर्की कोशिकाएं वृक्ष की छाल का निर्माण करती हैं, और वृक्ष की छाल इससे जो है बनती है, और वृक्ष की बाहरी सतह सख्त हो जाती है। तो हमने देखा कि किस तरह से ये जो तीन लेयर होती हैं कॉर्क, फेलोजन और फेलोडर्म, इनके द्वारा जो है जो बाहर द्वितीयक वृद्धि होती है कॉर्टेक्स क्षेत्र में, वो पेरिडर्म का निर्माण करती है। ये देखिए आप उसी चित्र को मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि ये वातरंध्र यहाँ पर बने हैं। वातरंध्र और कुछ नहीं होते कि जो कॉर्टेक्स क्षेत्र में ये कॉर्क की सेल्स बनती हैं, इनके द्वारा प्रेशर एपिडर्मिस की कोशिकाओं में पड़ता है और वो फट जाती हैं, और वहां पर जो छिद्र उत्पन्न होते हैं उन्हें हम वातरंध्र या लेंटी सेल्स उसको हम कहते हैं। अब हम देखते हैं एक और पहलू को जो कि तने में द्वितीयक वृद्धि के कारण होता है। वो पहलू है कि जो तने के अंदर निरंतर द्वितीयक वृद्धि होने के कारण दो तरह की लकड़ी या वुड बन जाती है। जो सेंटर में वुड होती है उसे हम हार्ड वुड या अंताकाष्ठ कहते हैं, और बाहर की ओर जो उतनी टाइट नहीं होती है और उतनी गहरे रंग की नहीं होती है उसे हम सैप वुड कहते हैं। उसका कारण यह है कि जो अंदर की हार्ड वुड है वो क्रमशः द्वितीयक वृद्धि होने के कारण, हर सीजन की द्वितीयक वृद्धि होने के कारण टाइट होती चली जाती है, सख्त होती चली जाती है। उसके अंदर कई प्रकार के तेल, टैनिन, रेजिन, गोंद वगैरह जैसे पदार्थ जमा होते चले जाते हैं, और वो निरंतर सख्त होती चली जाती है, जिसे हम हार्डवुड कहते हैं। ये सेंटर में आपको दिखाई दे रही है। उसके बाहर की हल्के कलर की जो ये वुड होती है, ये लकड़ी होती है या काष्ठ होती है, उसको हम जो है सैपवुड कहते हैं, जो अपेक्षाकृत मुलायम सॉफ्ट होती है, उसमें जल की मात्रा भी अधिक होती है।
तो किसी भी पेड़ की कीमत अगर इमारती लकड़ी के रूप में हम देखें तो उस पेड़ की कीमत ज़्यादा होती है जिसमें हार्डवुड की मात्रा अधिक होती है। हार्डवुड अधिक होने से उसके अंदर कीड़े लगने का डर भी कम होता है और मजबूती भी अधिक आती है। और बाहर तो आपको ये ब्राउन कलर की पेरिडर्म यानी कॉर्क की कोशिकाएं भी आपको दिखाई दे रही हैं। तो अंतःकाष्ठ यानी हार्डवुड जो है ये निष्क्रिय होती है, ये यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। इसके अंदर कीट और सूक्ष्म जीव जो है असर नहीं कर पाते हैं। और बाहर की तरफ जो होती है वो हल्के रंग की रसकास्ट होती है, सैपूड होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर टॉपिक है, वो है वार्षिक वलय। बच्चों जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है या द्वितीयक वृद्धि होती है तने में, वो साल में 2 बार होती है। एक बार वो वसंत ऋतु में होती है और दूसरी बार जो है शरद ऋतु में होती है। वसंत ऋतु में जो ग्रोथ होती है जालम की और फ्लोएम की, खासकर जो जालम की जो ग्रोथ होती है उसमें जो वाहिकाएं होती हैं वो बहुत अच्छी तरह से विकसित होती हैं और काफी चौड़ी व्यास वाली वाहिकाएं जालम की बनती हैं। उसे हम कहते हैं बसंत काष्ठ। जबकि जो शरद ऋतु में जालम बनता है उसकी वाहिकाएं सक्रिय होती हैं, उसे हम कहते हैं शरद काष्ठ। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण यह है कि बसंत ऋतु में जो है पौधा उपापचयी रूप से बहुत अधिक सक्रिय होता है, उसमें एब्जॉर्प्शन की बहुत अधिक क्षमता होती है, उसमें पोषण प्राप्त करने की बहुत अधिक क्षमता होती है। इस वजह से जालम की सक्रियता अधिक होती है, जालम की वाहिकाओं की सक्रियता अधिक होती है, उनका विकास भी अधिक होता है और जालम की वाहिकाएं काफी चौड़ी गुहा वाली होती हैं। जबकि शरद ऋतु में उपापचयी रूप से पौधा निष्क्रिय होता चला जाता है। इस वजह से उस साल और शरद ऋतु में बनी हुई जो जाइलम की वाहिकाएं होती हैं उनका डायमीटर या उनकी चौड़ाई जो है कम होती है। इस तरह से हमें एक साल में एक शरद काष्ठ और एक बसंत काष्ठ दिखाई देती है। तो शरद काष्ठ और बसंत काष्ठ दोनों मिलकर एक वार्षिक वलय का निर्माण करते हैं और इस तरह से शरद काष्ठ और बसंत काष्ठ को काउंट करके हम पौधे की उम्र का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सपोज किसी पौधे में 10 शरद काष्ठ हैं और 10 वसंत काष्ठ है तो उसकी उम्र 10 वर्ष होगी। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से इस तथ्य को समझ सकते हैं कि किस तरह से वार्षिक वलय के द्वारा हम पौधे की आयु को ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने कई पहलू द्वितीयक वृद्धि से संबंधित पढ़े हैं। आशा करता हूं कि आपको द्वितीयक वृद्धि की मूल अवधारणा स्पष्ट हो गई होगी। आप चित्रों की सहायता से इसे और अधिक स्पष्ट समझ पाएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।